अगर आप ह्यूमंस के बारे में सोचते हो कि वो एक यूनिक स्पीसीज है, तो आपको बता दूं कि ह्यूमंस द ग्रेट एट फैमिली का हिस्सा है, जिनमें ह्यूमंस और चिंपैंजीज कॉमन एंसेस्टर से विकसित हुए। जबकि ये कहना आसान है कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक सीधा लाइन में हुआ है, जैसे कि एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज तक, बिना किसी ब्रांच या वैराइटीज के। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक ह्यूमन स्पीशीज ने अपने आने वाली अगली स्पीशीज के लिए एक बेस तैयार किया है, और ये ऑर्डर बिना किसी अदर ब्रांचेस के चलते रहा है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा अलग है। मॉडर्न साइंस और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन एक सीधा लाइन में नहीं हुआ है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स वेब जैसे रहा है, जिसमें कई टाइप्स के ह्यूमन स्पीशीज एक साथ एग्जिस्ट करते थे और उनके बीच कई तरह के रिलेशन रहे थे। 6 मिलियन ईयर से ज़्यादा का समय हो गया है जब होमिन्स का जन्म हुआ था, जो धरती पर चलने वाली फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। और तब से अब तक ह्यूमंस की 21 अलग अलग स्पीशीज बताई जाती है, और इस पर दुनिया भर में कई साइंटिस्ट एग्री करते हैं। किसी चीज़ को एक अलग स्पीशीज मानने के लिए न जाने कितने टाइप्स की वैराइटीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए खोजे गए फॉसिल्स लगातार ह्यूमंस की अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज को दिखा रहे हैं। एक्चुअली में ह्यूमंस की 8 अलग अलग स्पीशीज बताई जाती है, जिन्होंने होमो सेपियंस के साथ समय बिताया है, जिनमें से कुछ लाखों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं और लास्ट में हम ही बचे। और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से बाहर और दुनिया के बाकी हिस्सों में मॉडर्न ह्यूमंस के एक्सपेंशन से धरती पर मनुष्य की कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। 1.9 मिलियन साल पहले धरती प्लेस्टोसिन पीरियड में था और फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज होमो इरेक्टस का जन्म हुआ। इरेक्टस मॉडर्न ह्यूमंस का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जिंदा रहने वाला क्लोजेस्ट रिलेटिव था, जो लगभग 1.5 मिलियन ईयर तक जिंदा रहने में कामयाब रहा। होमो इरेक्टस का ओरिजिन सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, जो होमो सेपियंस से डिफरेंट नहीं था। होमो इरेक्टस अपनी जगह यानी अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करने वाला फर्स्ट स्पीशीज था। होमो इरेक्टस एवोल्यूशन में एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज था, जिसका ब्रेन साइज हैबिलिस की तुलना में बड़ा था। ये कुछ ऐसा था जो बहुत कम समय में हुआ था, और होमो इरेक्टस पहली ह्यूमन स्पीशीज भी था जिनके पास परफेक्ट नोज के साथ एक फ्लैट फेस भी था। ये पहली स्पीशीज था जिसने आग का इस्तेमाल करना सीखा था। ये आग का इस्तेमाल मांस को पकाने के लिए करते थे। होमो इरेक्टस का फॉसिल पहली बार 1891 में जावा आइलैंड पर दिखाई दिया था। ये डिस्कवर उस समय की सबसे पुरानी होमिनिड फॉसिल था, और ये फुली इरेक्ट चलने वाला प्राणी था। ठीक 1.6 मिलियन बाद, यानी आज से ठीक 3 लाख साल पहले, अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। इस वीडियो में हम ह्यूमंस की 4 अलग अलग स्पीशीज़ को देखेंगे, जो एक समय पर हमारे साथ रहते थे और जिन में से कुछ के डीएनए आज तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं। होमो फ्लोरेंसियंस, जिसे होमिट्स के नाम से भी जाना जाता है। हम ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में जो उनकी एवरेज हाइट है वो छोटी होंगी। ये बात सही है कि उनकी एवरेज हाइट जो थी वो 5 फीट से कम की थी। लेकिन जब बात छोटे ह्यूमन स्पीशीज़ की आती है, तो कोई भी अदर ह्यूमन स्पीशीज़ हॉबिट्स की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्पीशीज़ की जो हाइट है वो 3.6 फीट है। इस स्पीशीज़ का फॉसिल 2003 में इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर खोजा गया था। शुरू में जब इनके फॉसिल मिले थे, तब कुछ रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया था कि ये फॉसिल्स शायद होमो सेपियंस का होगा, जो कि फॉसिल्स का हाइट 3.6 फीट के आसपास था। रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद ये डॉर्फिज्म या माइक्रोसेफेली जैसे होमो सेपियंस किसी बीमारी से पीड़ित थे, जिसके वजह से उनके साइज में कमी आई। जैसे जैसे नए सबूत मिलते गए, समझना और आसान हो गया। साइंटिस्ट ने बताया कि उनके फॉसिल में पाए गए सिम्टम्स, जैसे कि उनका छोटा साइज, ब्रेन, शरीर का बनावट और स्पेशल प्रॉपर्टीज़ किसी भी होमो सेपियंस की बीमारी के सिम्टम से मैच नहीं करता है। हॉबिट्स का साइज छोटे होने के पीछे का कारण आइलैंड ड्वार्फिज्म हो सकता है। आइलैंड ड्वार्फिज्म एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जैसे कि एक आइलैंड पर अगर कोई जीव या स्पीशीज लंबे समय तक रहता है, तो चांसेस है कि लिमिटेड सोर्सेज की वजह से उनके साइज पर इम्पैक्ट पड़े। हॉबिट्स के केस में भी यही हो सकता है, क्योंकि आइलैंड छोटा सा था जिसमें लिमिटेड फूड रिसोर्सेज थे। फ्लोरेस आइलैंड पर पिग्मी एलिफेंट्स भी इस एडेप्शन को दिखाते हैं, जो अब एक्सटिंक्ट है। हॉबिट्स के सभी फॉसिल लियांग हुआ गुफा में खोजा गया था। अब तक खोजी गई हड्डियों की पहचान 13 अलग अलग लोगों की गई है। इनके फॉसिल अब तक सिर्फ इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड पर ही पाया गया है। गुफा में 10,000 से भी ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं। ये टूल्स ऑल डाउन और सिंपल टाइप्स के टूल्स में से एक है।
इस टूल्स का इस्तेमाल हंट करने के लिए और मांस को काटने के लिए इस्तेमाल किया करते थे और इन टूल्स को बनाने के लिए एक्यूरेट नॉलेज का होना जरूरी था, जो कि इनके पास था। पाए गए औजार के टाइप्स के आधार पर यह माना जाता है कि ये स्पीशीज बड़े जानवरों का शिकार भी किया करते थे, जैसे कि स्लेग डॉन एलिफेंट्स। इसके अलावा क्रैकेड रॉक्स के भी प्रूफ मिले हैं, जो बताता है कि उन्होंने आग का भी इस्तेमाल किया होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से रिसर्चर्स का मानना था कि फ्लोरेस आइलैंड पर रहने वाले लोग होमो फ्लोरेंसियस के वंशज है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो लोग फ्लोरेंसियस के वंशज है? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि होमो फ्लोरेंसियस और आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बीच कोई भी जेनेटिक संबंध नहीं पाया गया है। यहाँ के लोगों का हाइट छोटा होने का कारण एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। होमो निएंडरथल्स ये ह्यूमंस की सबसे फेमस स्पीशीज़ है जो हमारे साथ रहते थे और जिनके साथ हम अस्तित्व में रहे हैं। ये स्पीशीज़ यूरोप और एशिया में विकसित हुआ है आज से लगभग 4 लाख साल पहले। उनका फेस और नाक मॉडर्न ह्यूमंस के तुलना में ज़्यादा उभरे हुए थे और बड़े थे। उनका हाइट थोड़ा छोटा हुआ करता था। निएंडरथल्स के डीएनए से पता चला है कि हमारे पूर्वजों ने निएंडरथल्स के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हाइब्रिड किया था। ये प्रोसेस यूरेशिया में हुआ था, जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करके निएंडरथल्स के साथ मिलने लगे थे। यूरोप और वेस्टर्न एशिया के लोगों के डीएनए में भी लगभग 1 से 2% निएंडरथल्स डीएनए पाया जाता है। ईस्टर्न एशिया के लोगों में ये परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, लगभग 2 से 5% तक, और ये शो करता है कि उनके एरियाज़ में हाइब्रिड प्रोसेस ज़्यादा हुआ था। रिसर्च से पता चला है कि होमो सेपियंस निएंडरथल्स के कंपेयर में ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन इस पर कुछ सवाल उठाए गए हैं क्योंकि निएंडरथल्स का दिमाग बड़ा था एज कंपेयर होमो सेपियंस से। ये स्पीशीज यूरेशिया में लगभग 40,000 साल पहले तक एग्जिस्ट करते थे। ये क्लियर नहीं है कि निएंडरथल्स की लाइन कब होमो सेपियंस से अलग हुआ। डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि होमो सेपियंस की तुलना में इनके डीएनए में फाइटिज मसल फाइबर की मात्रा ज़्यादा थी, जो इनको बेहतर रनर बनाता था। निएंडरथल्स स्पीशीज छोटे ग्रुप्स में रहते थे, अपने टूल्स का यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए। रिसर्च में ये भी पता चला है कि ये अपनी बीमारी का देखभाल भी करते थे, अपने ग्रुप्स की डेड बॉडी को भी दफनाते थे। निएंडरथल्स और होमो सेपियंस में एक बड़ा डिफरेंस था कि निएंडरथल्स सिर्फ 10 से 30 लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, जबकि होमो सेपियंस बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे, जिसके वजह से होमो सेपियंस एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए थे। यह काम लिंग के आधार पर डिवाइड था। मेल्स शिकार करेंगे जबकि फीमेल्स घर संभालेंगी। दूसरी तरफ निएंडरथल्स मेल और फीमेल दोनों ही शिकार करते थे। होमो नैलिडी हाल ही में खोजा गया ये ह्यूमन स्पीशीज है। इसे 2013 में साउथ अफ्रीका के गॉटिंग प्रोविंस में स्थित राइजिंग स्टार केव में खोजा गया था। इस डिस्कवर ने ह्यूमन एवोल्यूशन के इतिहास में नए सवाल खड़ा कर दिया है। होमो नैलिडी का फॉसिल जो कि 335,000 से 236,000 साल पहले की है, और ये दर्शाता है कि ये स्पीशीज होमो सेपियंस के अर्ली एंसेस्टर भी थे। ये खोज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि पहले ये माना जाता था कि प्लेस्टोसिन पीरियड में अफ्रीका में सिर्फ होमो सेपियंस ही मौजूद थे, लेकिन होमो नैलिडी के फॉसिल ने यह बताया कि उस समय अफ्रीका में एक से ज़्यादा होमिनी स्पीशीज प्रेजेंट था। इनके पास कई प्राचीन और मॉडर्न सिम्टम्स भी थे, जैसे कि उनके हाथ और पैर होमो सेपियंस जैसे थे, लेकिन उनका अपर लिम्ब स्ट्रक्चर ज़्यादा प्राचीन होमिनिन्स की तरह था, जो उन्हें चलने के साथ पेड़ पर चढ़ने के लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटी को प्रोवाइड करता था। इसके अलावा इनके फॉसिल के पास कोई भी दूसरे एनिमल्स के फॉसिल या इक्विपमेंट नहीं मिले जो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। पहली खोज में 1550 बोन्स के पार्ट्स मिले थे, जो कम से कम 15 अलग अलग पर्सन के थे। रिसर्च से पता चला है कि होमो नैलिडी ने अपने ग्रुप्स के डेथ बॉडी को दफनाया होगा। होमो नैलिडी के डिस्कवर ने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है, और ये स्पीशीज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए रिसर्च अभी भी जारी है। होमो डेनिसोवंस ये स्पीशीज विलुप्त होने के बाद 2010 में वापस से अस्तित्व में आ गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। पहली बार ये स्पीशीज का पहचान 2010 में ही हुआ था, जब 2008 में साइबेरिया के डेनिसोवा केव में खुदाई में इस स्पीशीज का फॉसिल मिला था, लेकिन पूरा बॉडी का फॉसिल अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ फिंगर बोन्स, दांत और जबड़े का एक टुकड़ा मिला है। डेनिसोवा फर्स्ट एशियंट होमिनी स्पीशीज है जिसको फॉसिल के जरिए रिवील नहीं किया गया है, बल्कि जीन्स के जरिए पता लगाया गया है कि ये स्पीशीज एग्जिस्ट करता था। डेनिसोवा गुफा में सेडिमेंट एनालिसिस से पता चला है कि ये स्पीशीज
डेनिसोवन्स ने 3 लाख से 50,000 साल पहले इस जगह पर कब्जा किया था। होमो सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स ये तीनों ही स्पीशीज एक समय एक टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, जिसके वजह से इनके बीच इंटरब्रीड हुआ। यूरोप और एशिया के लोगों के डीएनए में लगभग 1 से 4% हिस्सा निएंडरथल्स का पाया जाता है और तिब्बती, मलेशियन और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के डीएनए में डेनिसोवन्स का 3 से 5% हिस्सा है। इस रिसर्च के अनुसार डेनिसोवन्स की आबादी लंबे समय तक वेरियस ज्योग्राफिकल एरियाज में एवोल्यूट किया और इस प्रोसेस में उनके जीनोम में एक स्पेसिफिक चेंजेस आया और आज के ह्यूमंस में भी उनके जीनोमिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में रहने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा जीनोमी पाया जाता है, जिसके वजह से उनको होमो डेनिसोवन्स का वंशज कहा जाता है। जैसे कि उन्हें ऊंचाई पर रहने की क्षमता और अदर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी मिलता है। 2019 में एक रिसर्च के माने तो पपुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में रहने वाले लोगों का डीएनए का डेटल एनालिसिस बताता है कि आज से ठीक 15 से 30,000 साल पहले डेनिसोवन्स ने होमो सेपियन के साथ हाइब्रिड किया था। अगर ये डेट सही है तो ये स्पीशीज लास्ट सर्वाइविंग ह्यूमन स्पीशीज बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि होमो सेपियंस को छोड़ दे तो बाकी सभी ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट कैसे हो गए? क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इन स्पीशीज़ का एक्सटिंक्ट होने का। इन स्पीशीज़ ने वेरियस टाइप्स के क्लाइमेट चेंज का सामना किया एंड द एंड वो इस चेंजेस को झेल नहीं सके और वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट होने के पीछे और एक कारण हो सकता है और वो रीज़न है हम, होमो सेपियंस। जैसे जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ का इवोल्यूशन हुआ उन्हें होमो सेपियंस के साथ कंपटीशन करना पड़ा और वो इसमें पीछे रह गए। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस का अफ्रीका से बाहर माइग्रेट होना और दुनिया के बाकी हिस्सों में एक्सपेंशन से अदर ह्यूमन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि उन्हें होमो सेपियंस से सामना करना पड़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।